हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति शुक्ला आप लोगों के सामने आप लोगों का चतुर्थ प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम से परे भाषा व पाठ्य वस्तु पर विमर्श लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उससे पहले उम्मीद करती हूँ कि अभी जो ये महामारी आप लोग हमारे बीच फैली हुई है कोविड-19, उसमें आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। चलिए, इसी के साथ आज हम अपने सब्जेक्ट के विषय पाठ्यक्रम से परे भाषा पे कुछ विमर्श करते हैं। देखिए, आज का जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है भाषा भाषा समाज और सामाजिक प्रोत्साहन। भाषा, समाज और सामाजिक प्रोत्साहन। इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा अगर सामान्य शब्दों में जानने की कोशिश किया जाए या फिर कहा जाए तो आपको और हमको सबको यह मालूम है कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। क्या होता है? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, यानी कि हम एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं या अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, या हम किसी को अपनी बातों को बताते हैं या उनकी बातों को ग्रहण या सुनते हैं, तो वो क्या होता है? भाषा कहलाता है। लेकिन अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए, शैक्षिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो भाषा उन वर्णात्मक प्रतीकों को व्यक्त करने का माध्यम होता है जिसके माध्यम से हमारे जो वर्ण समूह होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी जो विचारों, भावों और इच्छाओं को प्रकट करने के माध्यम होते हैं, उन वर्णात्मक प्रतीक समूहों को हम क्या कहते हैं? शैक्षिक दृष्टिकोण से भाषा कहते हैं। एक बार और आपको बता देती हूँ कि अपने भावों, विचारों व इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम होता है, जो वर्णात्मक प्रतीकों का समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब भाषा को हम दो रूपों में जान सकते हैं, यानी भाषा को दो भागों में बांटा गया है। जो भाषा का अर्थ है, भाषा का अर्थ कहेंगे। भाषा का अर्थ दो तरह से समझा जाता है। एक संकुचित अर्थ, और दूसरा है व्यापक अर्थ। देखिए, संकुचित अर्थ के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जो कि अभी हमने कहा कि हमारे जो शब्दमयी जो शब्दों का समूह होता है, या फिर हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम होता है, जो वर्णों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, जिससे कि हम अपनी बातों को समाज में, सामाजिक लोगों के बीच या एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं या बातचीत करते हैं या फिर अभिव्यक्त करते हैं, वो उसका एक संकुचित रूप होता है, जिससे हम क्या करते हैं? भाषाई रूप में उसको अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन जब व्यापक अर्थ का यहाँ पे मतलब होता है, जब व्यापक अर्थ को हम लेते हैं तो ना केवल हमारे अभिव्यक्ति का माध्यम, बल्कि जो हमारे हाव भाव होते हैं, जो हमारे अंग संचालन होते हैं, या फिर जो हमारी इंद्रियों का संचालन होता है, या फिर उनका हाव भाव होता है, या ये कहेंगे कि सांकेतिक ध्वनियों का जो प्रयोग किया जाता है, वो सारा व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। अब व्यापक ये होगा कि जो सांकेतिक ध्वनियां हैं या हाव भाव का संचालन कैसे होगा? जैसे आप देखते हैं, अगर कक्षा बहुत ज़्यादा शोर कर रही है और टीचर बहुत ज़्यादा गुस्से में डांट भी रहा है, लेकिन कक्षा चुप नहीं हो रही है, बच्चे अपने मौज मस्ती में और शोरगुल में बहुत ज़्यादा ही लीन है, उस वक्त क्या करेगा अध्यापक? आप लोगों ने भी देखा होगा, एकाएक चुपचाप खड़ा हो जाएगा। यानी कि जो उसके प्रति अंगों का जो एक हाव भाव है, उससे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं 2 मिनट की जो शांति होगी, वो भी एक अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। यानी कि वो हम तक बिना कुछ बोले अपना मैसेज दे रहे हैं, यानी अपने बातों को हम तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि वो गुस्से में क्या है? चुप है। तुरंत स्टूडेंट समझ जाते हैं या छात्र छात्राएं समझ जाते हैं कि क्या है कि अब हमारे अध्यापक क्या हो गए हैं?
ये गुस्से में खड़े हैं, यानी हमें अब शांत हो जाना चाहिए। यानी कि बिना बोले, बिना कुछ किए, सिर्फ और सिर्फ शांति से खड़ा हो जाना भी क्या हुआ, वहां पे एक मैसेज पहुंचा रहा है बच्चों तक, यानी कि वो अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। तो ये होता है हमारा हाव भाव, या फिर हम चलते चलते इशारों में बोलते हैं, किसी को हमें आशीर्वाद देना है तो ऐसे ऐसे जो हम करते हैं, तो ये क्या होता है, हम बिन बोले जिन कार्यों को लोगों तक या जिन भावों को लोगों तक पहुंचा देते हैं और लोग समझ जाते हैं, वो सारी चीजें व्यापक अर्थ के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमारा कि भाषा किसे कहते हैं, यानी कि हमारे भावों, विचारों और इच्छाओं को व्यक्त करने का जो वर्णात्मक प्रतीकों का समूह होता है, उसे हम भाषा कहते हैं शैक्षिक दृष्टिकोण से। और संकुचित अर्थ में वो सारी चीजें आ जाएंगी कि व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति का, जैसे कि अभी बताया हमने कि व्यक्ति जो अपने अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है, जो उसकी शब्दावली है, जो उसके विचार हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, संकुचित अर्थ में आ जाएगा। और व्यापक अर्थ आपको समझा ही दिया। तो ये रहा आज का आपका भाषा का अर्थ, यानी कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के को किस किस रूपों में जाना गया, यानी कि 2 प्रकार के अर्थ बताए गए हैं, संकुचित और व्यापक। तो आगे अब इस कक्षा में हम पढ़ेंगे भाषा का महत्व, भाषा के महत्व को देखा जाए तो बहुत सारे हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन मुख्यतः भाषा के महत्व को हम 4 भागों में बांटते हैं। राष्ट्रीय महत्व, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। नंबर 1 है राष्ट्रीय महत्व, दूसरा है सांस्कृतिक महत्व, क्या है दूसरा, सांस्कृतिक महत्व। थर्ड है साहित्यिक महत्व, और फोर्थ है आपका व्यवहारिक महत्व। व्यवहारिक महत्व, राष्ट्रीय महत्व से आपका यहाँ पे जानना है कि राष्ट्र जब बालक या फिर कोई भी व्यक्ति जो होता है, उसका रहना, खाना पीना या उसका जो समावेश करने का जो माध्यम है वो क्या है, समाज है। वो समाज में ही अपना क्या होता है, अपना समावेश करता है। तो वो समाज किसके अंतर्गत आता है, हमारे राष्ट्र के अंतर्गत आता है। यानी कि हम जब राष्ट्र में होते हैं तो हमारी एक राष्ट्रभाषा होती है, एक राजभाषा होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप कि हमारी अभी राजभाषा क्या है, संविधान ने हमारी राजभाषा राजभाषा का दर्जा किसे दिया है, हिंदी को दिया है। लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। तो राष्ट्रभाषा का दर्जा संविधान में नहीं मिला है, लेकिन हम उसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भारत में अधिकांशतः जो राज्य हैं वो हिंदी भाषी हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। लेकिन अगर देखा जाए तो संवैधानिक तौर पे संविधान में जो वर्णित है वो क्या है कि हमारी राजभाषा हिंदी है। यानी कि हमारे जो राष्ट्र के हमारे राष्ट्र के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी वो राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, व्यवहारिक हैं, जितने भी प्रकार के जो भी कार्य होते हैं वो अधिकांशतः जैसे कानूनी तौर पे जो कार्य हैं, जो
दफ्तर वगैरह के जो कार्य हैं वो सारे किस माध्यम से होते हैं, हिंदी के माध्यम से किए जाते हैं। यानी कि हमारे राष्ट्र में किसका महत्व है, हिंदी का महत्व है। यानी कि उस भाषा का महत्व राष्ट्रीय महत्व होता है। यानी कि राष्ट्र के अंतर्गत किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में उस देश की भाषा का महत्व होता है, क्योंकि वो वहाँ की सरल और सुगम भाषा होती है। दूसरा है सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक तौर पे देखा जाए तो हम बहुत सारी बोलियां बोलने चाहे कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा ये एक देखा जाता है तो हमारा जो एक सामाजिक परिवेश होता है, जिसमें अगर देखा जाए तो हमारे राष्ट्र की संस्कृति समाहित होती है, तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि हम एक राष्ट्र के हैं और दूसरे राष्ट्र में गए, तो हो सकता है कि हमारे राज्य में, जैसे राजस्थान में राजस्थान की अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, और अगर आप गुजरात चले जाए तो वहाँ पे गुजराती बोली जाती है। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपको ना तो आपको गुजराती बोलने आता है, तो गुजराती हो सकता है आपकी बात ना समझे और आप गुजराती की बात नहीं समझोगे, तो वहाँ पे क्या किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, हमारे राष्ट्रीय भाषा का। यानी कि देखा जाए सांस्कृतिक तौर पे भी, यानी हमारी संस्कृतियाँ भले ही हमारे जो कल्चर है उसमें बहुत सारी, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से हर चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या होगा, हिंदी का उपयोग होगा, क्योंकि वो ऐसी भाषा है कि गुजराती भी समझ सकता है, राजस्थानी भी समझ सकता है और अन्य सारे भी राष्ट्र के लोग समझते हैं। तो इसलिए सांस्कृतिक महत्व होता है। साहित्यिक महत्व से ये मतलब है कि हमारे साहित्य में, हमारा जो साहित्य है उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हम पुस्तकें वगैरह जो उठा करके देखते हैं, हिंदी का बहुत ही ज़्यादा महत्व पाया जाता है। तो हमारे जो प्रकाशन वगैरह हैं वो अगर देखें तो सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं अपने हमारे जो साहित्यिक जो कवि हैं या फिर जो लेखक हैं, चाहे वो दार्शनिक हैं, चाहे जो भी हैं, उठा के देखिए तो उनकी जो भावों की अभिव्यक्ति है ना, वो सबसे ज़्यादा हिंदी में आपको पाई जाएगी। हम पाश्चात्य दार्शनिकों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे जो अभी से मतलब है सॉरी, जो हमारे भारतीय दार्शनिक हैं उनकी जितनी भी आपको साहित्यिक पुस्तकें वगैरह अधिकांशतः जो मिलेगी, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में नहीं है, वो किस में मिलेगी, आपको हिंदी में मिलती है। व्यवहारिक महत्व है। व्यवहार में तो भाषा का सबसे ज्यादा महत्व इसलिए होता है कि हम आसानी से किस भाषा को बोल करके अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि हमारे जो व्यवहार है, अगर हमारे सामने मान लीजिए कोई अंग्रेजी या कोई संस्कृत ही बोलने वाला है, तो अभी की जो परिस्थितियां है उसमें देखिए कि आसानी से किसको हम बोल सकते हैं, हिंदी भाषा को। यानी कि हमारे व्यवहार में क्या है, हिंदी है। अगर हम घर में, हम बाहर, या हम दूसरी भी भाषा या दूसरी भी बोली का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर अलग अलग क्षेत्र के लोग इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे सारे क्षेत्र के लोग अलग अलग अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं, तो वहाँ पे एक दूसरे की बोलियों को जानना और समझना मुश्किल बात होती है। इसलिए वहाँ पे हमारा व्यवहार क्या है, हम अपने क्षेत्रीय बोलियों के साथ साथ हमारे व्यवहार में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो रचा बसा कौन है, हिंदी भाषा है। यानी कि हमारे व्यवहार में हिंदी का अधिक समावेश है। तो ये होता है भाषा का महत्व, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, सांस्कृतिक स्तर पे भी होता है, साहित्यिक स्तर आप समझ गए, और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो व्यवहारिक स्तर पे भी हमारे भाषा का महत्व है। तो ये थे आपके भाषा के 4 महत्व। आगे की क्लास में हम भाषा की प्रकृति पढ़ेंगे और भाषा के कितने रूप होते हैं उन रूपों को पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ दिक्कतें हैं या कुछ परेशानियां हैं, तो आप अपने ग्रुप में या फिर अपना पर्सनली भी मैसेज करके या फ़ोन करके आप अपनी दिक्कत को मेरे से पूछ सकते हैं, सामने रख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।